पंचायत में पहले मंजू देवी के रोल के लिए ऑडिशन लिया था मेरा। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं बिट्टू की मम्मी के लिए गुल्लक देखने जा रहा हूँ। तो मैंने देखा था कि कैसे मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट वो लाइन में भीख मांगते थे काम के लिए। वो जो बेचारगी थी ना, मुझे लगा मुझे ये नहीं बनना है। मैंने 2000 पर डे पे काम किया है। 2000 भी 90 दिन के बाद मिलता था, फिर सरवाइव कैसे करते थे? यही तो प्रॉब्लम होती थी। लोगों के ड्राइवर उन्हें छोड़ने आते थे, उनका खाना लेके आते थे लंच में। तो ऐसे स्कूल में मैं कैसे बोलूं माय फादर इज अ ट्रक ड्राइवर कि मैं जो है अपने घर में सबसे गंदी दिखने वाली हूँ, सबसे काली, सबसे बेकार। मेरे को लगता है अंदर से तो थोड़ी सी कमीनी भी हूँ मैं। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का? तो आज हमारे पंचायत में पॉडकास्ट में आ चुकी हैं सुनीता मैम, जिनको आप लोग बिट्टू की मम्मी के रोल में देखे हैं, जिनको आप क्रांति देवी के रूप में जानते हैं। और आई होप कि यहाँ पे सब व्यवस्था ठीक है हम लोगों का, नहीं तो क्रांति देवी कब किस बात पे नाराज हो जाए ये पता भी नहीं। कैसी है मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके पॉडकास्ट का। धन्यवाद मैम। मैम जो आपका किरदार है बिट्टू की मम्मी, वो बहुत ही कोमल स्वभाव की है, सरल है, बहुत सरल और सीधी स्वभाव की है, निश्चल है, उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं है। हाँ। वो इतनी सीधी और सरल है कि कभी कभी उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो कब किसके पर्सनल स्पेस में चली गई हैं। उन्हें बैकआउट कर लेना चाहिए, बैकआउट कर लेना चाहिए, या कहाँ उनकी बेइज्जती हो रही है निकल जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपका सामना हुआ है मैम ऐसे किसी रियल लाइफ में? हाँ, हमारे तो पड़ोस में एक लेडी थी। तो वो उनका यही था कि वो इतनी इनोसेंट थी ना कि उनको समझ में नहीं आता था। वो काफ़ी ज़्यादा मेकअप करती थी। जैसे मैंने बताया आपको, हम बहुत छोटी से ऐसे कस्बे जैसे गांव जैसे एरिया में रहते थे। तो वहाँ पर लोगों का ऐसा होता था कि डेली लाइफ में रेगुलर मेकअप करना या बन ठन के रहना नहीं होता था। आज तो फिर भी लोग थोड़ा ऐसे अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन के, सेट पल्लू बांध के और लिपस्टिक काजल लगा के, आजकल आप देखो कहीं पर भी लोग आजकल बहुत मेंटेन करके रहते हैं अपने को, मतलब अच्छे से बन के रहते हैं। हमारे टाइम में ऐसा होता था कि गाउन पहना है तो वो दिन भर गाउन नहीं पहना है जब तक नहाया नहीं है। अच्छा, वहाँ जाना है तब जाके मम्मी जाके अंदर अब मैं साड़ी बदल लूँ। लिपस्टिक कभी लगाई नहीं, काजल कभी लगाया नहीं, खाली बिंदी लगा ली, मांग भर ली, चल दो भाई। नेल पॉलिश एक लाल है तो वो जब तक चिप सूख नहीं जाती है तब तक वो लगाते ही रहते हैं। फिर उसमें वो डालते हैं ये अपना नेल पॉलिश रिमूवर ही, वही डाल के थोड़ा गीला। तो वैसे वाले टिपिकल मिडिल क्लास वैसे वाले माहौल में एक ऐसी लेडी आई जो यंग थी और जो मेंटेन्ड थी, अच्छी भी दिखती थी और वो हमेशा बनी ठनी रहती थी। तो लोग उन्हें हेमा मालिनी आंटी बोलने लग गए। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो टाइम उस समय उन लोगों का टाइम था, तो उन्हें हेमा मालिनी आंटी बोलते थे। एंड शी वॉज वेरी वेरी इनोसेंट, जो कि अब हमें समझ में आता है शी वॉज इनोसेंट। उस समय हमें लगता था कैसी सी है ये आंटी। उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता था, या होता है ना आप दोपहर में खाना खा के लेट रहे हैं तो इस समय जाना है नहीं जाना है, उनको वो समझ में नहीं आता था। आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो। एक होता है ना कोई आपसे बोल रहा है, आप कहते हैं हाँ ये तो है, हाँ ये तो, आप अपना करने में लगे हो। उनको समझ में नहीं आता था ये तो इग्नोर हो रही हूँ मैं, तो मैं चली जाऊँ। या बच्चे ऐसे सामने से हंसते थे, नहीं समझ में आता था उनको। तो अब जब मैंने गुल्लक किया, एक्चुअली जब तक मैंने फर्स्ट गुल्लक किया था, शूट किया था, तब तक मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या है कैरेक्टर। मैंने वो किया जो मेरे को राइटर डायरेक्टर ने बताया। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं दो बातें खुद ही क्यों कर रही हूँ कि हम भी सामान नहीं रखते छत में और रख भी रही हूँ सामान छत में। तो मैं उस समय उन्हें क्वेश्चन करती थी कि ये तो पता नहीं है कि मैं बोल तो रही हूँ, क्योंकि हमको एज एन आर्टिस्ट ना कैरेक्टर करते करते ये होता है कि अच्छा इसने ये सोचा होगा, इसने ये किया होगा, ये मुझे ये बोलेगा तो मैंने ऐसा रिएक्ट किया, और हम वैसे रिएक्शन के संग चलते हैं। बिट्टू की मम्मी वो है जो रिएक्शन देती नहीं है, मौका ही नहीं देती है, और ना वो रिएक्ट करती है किसी की बातों पे। उसको वो अपनी बात कहती है, करती है और चली जाती है। तो वो मुझे शुरू में थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे, मतलब वो बोल रही है हाँ होते हैं कुछ लोग जो इनके पास बहुत टाइम होता है, हमारे पास तो होता ही नहीं। हाँ हमारे पास भी नहीं होता। बिट्टू की मम्मी के स्टाइल में आप थोड़ा बोल अभी वही मैं ये आप सुनीता बोल रही हैं। हाँ नहीं, मतलब ये जो है ये लाइन शांति देवी की थी ना। शांति देवी कहती है ना, मैं उसको बोलती हूँ अरे मैंने व्हाट्सएप तो किया था आपको, देखा नहीं आपने? तो वो बोलती है ना नहीं हम नहीं देखते हैं, होता है कुछ लोगों के पास फालतू टाइम, हमारे पास तो नहीं है। तो बिट्टू की मम्मी कहती हाँ हमारे पास भी नहीं है, मैं भी नहीं देखती।
अब खुद ही बोल रही है मैंने भेजा आपको, देखा नहीं देखा। अरे आप ये किसका सामान है? ये मेरा है, जब आपका घर बनेगा ना आप भी रख लेना हमारी छत पे। तो वो बोलती है हम नहीं रखते कबाड़ अपनी छत पे, हमें आदत नहीं है। हाँ आदत तो हमको भी नहीं है। तो वो मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है। और वो बहुत मतलब मैंने ये जो लगातार ये जो सीरीज करी है, ये करने के दौरान मैंने एक चीज महसूस करी है कि कॉमेडी और जो ग्रे शेड है ना उसमें बड़ी पतली एक जो है लाइन होती है। जब आप इनोसेंट होते हो ना और आपका इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं होता है, या विदाउट इंटेंशन यू जस्ट say or do things, then it becomes comedy. But if you add intention to it, it becomes negative और थोड़ा सा वो बिची हो जाता है। और मैम वो कैरेक्टर भी इतना कन्विक्शन के साथ आपने निभाया है कि एक पॉइंट के बाद ये लगता है कि यार ये सच में रियल लाइफ में ही होंगी बिट्टू मम्मी, इतना तो कोई प्ले नहीं कर सकता। शायद मैं हूँ भी, कोई भरोसा भी नहीं है। थोड़ा बेवकूफ़ हो भी सकती हूँ, बट हाँ रियल लाइफ में ये है कि मैं बहुत कम चीज़ों का बुरा मानती हूँ। ये अच्छी बात है। ये एक चीज तो है कि मैं बहुत ही कम चीजों का मुझे बुरा लगता है, और जब अगर किसी चीज का बुरा लगता है ना तो उस चीज को मैं जो है मैं सोचती हूँ उसके बारे में, उसने ऐसा इसलिए किया होगा, और मैं रीजनिंग निकाल लेती हूँ कि उसने ऐसा मुझे क्यों कहा। तो सीजन 2 में एक नया किरदार आता है क्रांति देवी का, ये रोल आपको कैसे मिला, इसके पीछे की कहानी क्या है? मैं सच बात बताऊं तो जब मैंने गुल्लक किया था उसके लिए ऑडिशन वगैरह दिए थे और फर्स्ट सीजन हम कर रहे थे, तो शायद उन लोगों को कुछ लगा या क्या हुआ, तो मुझे उन्होंने पंचायत में पहले मंजू देवी के रोल के लिए ऑडिशन लिया था मेरा, और अच्छा ऑडिशन भी हुआ था, जो नीना गुप्ता ने किया, जो नीना जी कर रही हैं। पर फिर मतलब उन्होंने मुझे ये भी बोल दिया था आप शॉर्ट लिस्टेड हो, तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि पंचायत फर्स्ट सीजन जब मैंने देखा था ना, नहीं पंचायत की जब मैंने उन्होंने जो मुझे आउटलाइन बताई थी और कि ऐसे ऐसे है, और वो ताले वाला सीन ऑडिशन में करवाया था और ये बताया था कि रघुवीर सर हैं जिनके ऑपोजिट करना है, तो मुझे वो एक लालच था बिकॉज रघुवीर सर मेरे सीनियर हैं और एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, इंसान हैं। तो हर आर्टिस्ट की ना एक इच्छा होती है कि कुछ जो है आर्टिस्ट होते हैं, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं कि इनके संग काम करना है, इनके संग। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा यस रघुवीर सर के संग काम करने का मौका मिलेगा। पर फिर नीना जी है मेरी दोस्त जी। तो एक दिन जब मैं नीना जी के घर गई तो उन्होंने बोला मुझे ऐसे ऐसे तू TVF का गुल्लक कर रही है ना, मैंने कहा हाँ, तो बोली मुझे भी वहाँ से आया है कॉल, कैसे हैं वो लोग, मैंने कहा हाँ तो बढ़िया है, क्योंकि मेरा तो मतलब बड़ा अच्छा कनेक्शन रहा है TVF के साथ, और तो उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे किसी रोल के लिए, तो मैंने कहा हाँ। फिर मैंने ना जब उनको बोला कास्टिंग वालों को, मैंने कहा तुम तो मेरे से ऐसा बोल रहे थे, क्या हुआ उसका? नहीं मैम अभी हो रहा है करने लगे। मैंने कहा क्या हो रहा है वहाँ तो उनसे बात हो रही है। बोले अच्छा हमको नहीं पता ये वो, क्या होता है कि उनका भी अपना प्रोटोकॉल होता है कैसे करना है। तो खैर वो रोल तो नीना जी ने ही किया था। तो जब हम सेकंड गुल्लक कर रहे थे तो फिर मैंने अपने क्रिएटिव को बोला, मैंने कहा तुम लोगों ने मेरे को भी ऐसे ऐसे किया था और मेरे को बड़ा मन था, जब मैंने फर्स्ट देखा पंचायत तो मुझे लगा ओहो मिस कर दिया, ये कितना अच्छा एक मौका था इतनी बढ़िया सीरीज में काम करने का। तो वो बोले एक्चुअली हाँ हमने भी, वो बोले हमें पता नहीं था कि शायद नीना जी करेंगी नहीं करेंगी, बिकॉज शी इज़ अ बिग नेम, और हर कोई चाहता है कि ना हमारे साथ बड़े नाम, अच्छे कलाकार, अच्छे इंसान जुड़े। तो वो बोले हमने ना एक ऐसे चांस लिया था और वो हमारा ठीक बैठ गया। तो फिर ऑब्वियसली जहाँ पर नीना जी किसी को मिल रही है वो फिर मुझे क्यों लेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ये वो, तो पता नहीं फिर क्या उन लोगों की आपस कोई बात रही इंटरनली या क्या हुआ। तो फिर उन्होंने मुझे थर्ड के समय बताया कि हम लोग एक नया कैरेक्टर जो है उसमें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो सुनीता मैम ने कहा कि मंजू देवी नहीं तो उसके अपोजिशन में क्रांति देवी से मतलब मैंने कहा इससे सोने पे सुहागा। नहीं मतलब आपका जो कैरेक्टर है ना वो क्रांति देवी कालजयी कैरेक्टर है, वो मुंहफट है, वो नाराज हो जाती है तो फिर नाराज हो जाती है, गलत बात बर्दाश्त नहीं करती है। वो एक सीन है जहाँ पर जो दुर्गेश का जो कैरेक्टर है वो बोलता है मैं आत्मदाह कर लूंगा, हाँ, और तो उसकी तरफ देखती है कि नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो गया, हाँ, ये ज्यादा हो गया। फिर वो आपका वो पूरा चप्पल चोरी वाला सीन, चप्पल मारने वाला सीन, वो पूरा सीन जो एम्बैरेसमेंट लेना, बार-बार चप्पल पड़ा, बार-बार आपका चप्पल। तो यही मेरा क्वेश्चन है ना कि
क्या यादें हैं उस सीन को लेके, क्या डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे थे, क्या मतलब कैसे आप याद करती हो उस सीन मैं को? सच बात बताऊं तो बहुत मजा आया था वो करने में, क्योंकि इत्तेफाक से नीना जी तो मेरी अच्छी मित्र हैं ही। जीतू के संग उससे पहले मैं वो कर चुकी थी शुभ मंगल ज्यादा सावधान, वो भी सरल सा इंसान है। और रघुवीर सर तो बहुत अच्छे इंसान हैं ही, एक्टर भी अच्छे हैं। और पंचायत में फैजल सर और चंदन वो भी बढ़िया, और दीपक सर इतना बढ़िया काम करने वाले, लिखावट बहुत अच्छी है। तो जो हम सीन कर रहे थे तो उसमें मुझे वो वाली एक झिझक नहीं थी कि अरे सारे सीनियर एक्टर्स हैं तो उनको कुछ गलत बोलना है। एज अ कैरेक्टर क्रांति देवी तू तड़ाक कर रही है, बाल खींचना, मारना, वो वाली सब हाथापाई हो रही है, तो वो एक तो मुझे झिझक नहीं थी। वो उस चीज़ ने, मेरे रिलेशंस ने मुझे बहुत हेल्प किया कि मैं खुल के वो रिएक्ट कर पाई। क्योंकि नीना जी बहुत ही मतलब मेरी तो गाइडेंस भी देती हैं मुझे बहुत, तो उनके संग जब मैं सीन करती हूँ तो वो फिर ये ऐसे रिएक्ट नहीं करती हैं कि तू मेरी इससे छोटी है, तू जूनियर है, एनएसडी की जूनियर है, ऐसा उनका बिल्कुल नहीं रहता है। शी इज़ वेरी वेरी प्रोफेशनल। या अगर मैं कुछ कम कर रही होंगी तो एक आइडिया भी दे देंगी, ऐसा भी हम कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव बहुत अच्छा रहा वो। और सर दीपक सर ने हमको ऐसे खुला ही छोड़ दिया था, मतलब उन्होंने ऐसा रेस्ट्रिक्ट नहीं किया था कि नहीं ये इसी बात पे ऐसा करना है, वह ऐसा करना है। एक इम्प्रोवाइज, मतलब उन्होंने शुरुआत में एक रिहर्सल कराई, उन्होंने बोला हाँ ठीक है इसको ऐसा करेंगे, कुछ कुछ चीजें ऐड करते हैं बस। तो मैम गुल्लक और पंचायत के पीछे के सफलता की मेन वजह आपको क्या लगती है कि बांद्रा में भी कोई बैठा हुआ है, वो भी पंचायत जैसे देसी वर्ल्ड को, देसी शो को एंजॉय कर रहा है? क्या सफलता का क्या कारण है? मेरे ख्याल से राइटिंग सबसे पहली चीज़ जो है ना वो राइटिंग है। क्योंकि जब लिखावट अच्छी होती है ना तो एक्टर को भी कुछ करने को मिलता है। तो इसमें और मुझे ऐसा लगता है कि जो सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सब इसमें हो गया है। अच्छी राइटिंग हो गई, अच्छा डायरेक्शन भी हो गया, अच्छे एक्टर भी मिल गए, तो वो तीनों ने ना मजबूती दी है उसकी। मिडिल क्लास का होना भी एक मिडिल, वही मैं बोल रही हूँ, लिखावट से मेरा मतलब है जो पूरा वातावरण है जो यूनिवर्सल हो गया है वो। आप देखो तो अगर हम आज अंबानी जी की बात करें, टाटा की बात करें, हर किसी की फैमिली की जो शुरुआत है ना वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही है। तो आज अगर कोई अमेरिका में रहता है, दुबई में रहता है, कहीं पर भी रहता है, इंडिया के बड़े शहरों में रहता है, पर उसकी कहीं ना कहीं जड़ें जो है ना वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। और वो कहीं ना कहीं अगर लोगों ने अपने पेरेंट्स में नहीं देखा है तो दादा दादी से सुना है या पड़ोस में कहीं देखा है। तो इस वजह से ये जो गुल्लक और पंचायत है ये बहुत यूनिवर्सल हो गया है। आज हम चाहे न्यूक्लियर फैमिली में रहें, गांव छोड़ के लोग शहर आके रहें, पर वो जो तार होता है ना वो तार जुड़ा होता है। इस वजह से लोगों को इस तरह की चीजें बहुत पसंद आती हैं। लार्जर देन लाइफ थोड़ी देर के लिए ठीक लगता है, पर लंबे समय के लिए याद करने के लिए, घर आके वो देखने के बाद बात करने के लिए या पूरे परिवार के साथ बैठ के देखने के लिए, वो इस तरह के जो टॉपिक हैं, गुल्लक और पंचायत, गुल्लक पंचायत, इस तरह की चीजें ना लोगों को होल्ड करती हैं। तो मैम दोनों जो शोज हैं आपके, अभी हम जिनकी बात करते हैं गुल्लक और पंचायत, दोनों में देखा जाए तो चाहे वो क्रांति देवी हो या बिट्टू की मम्मी, किरदार छोटे हैं। बट मैम आप एज एन एक्टर क्या ये चैलेंजिंग हो जाता है फिर कि इतने मल्टी स्टार कास्ट के बीच में अपना एक छोटा सा रोल करना, लेकिन एज एन एक्टर आप ये भी चाहते हो कि हाँ मुझे ये इम्पैक्टफुल बनाना है? बिल्कुल। तो क्या वो चैलेंजिंग हो जाता है फिर उसमें? वो बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि क्या होता है ना, जो कहानी होती है वो अधिकतर मुख्य कलाकारों के इर्द गिर्द होती है, और जब काम हो रहा होता है तो डायरेक्टर का फोकस भी उधर ही ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑडियंस भी जो है तो उसका भी फोकस जो होता है उन पर ही होता है कि मैं, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं बिट्टू की मम्मी के लिए गुल्लक देखने जा रहा हूँ। वो भी ज़रूरी है, शायद वो ये ज़रूर कहेंगे कि हमने मिस किया अगर नहीं होगी तो, लेकिन गुल्लक में जो कहानी है वो मिश्रा परिवार की कहानी है। वो देखने कहानी किसकी जाते हैं? मिश्रा परिवार की कहानी जाते हैं। तो ऑब्वियसली वो चाहे वो राइटिंग हो, चाहे डायरेक्शन हो, कुछ भी हो, वो ध्यान तो केंद्र तो वो ही रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, और एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो हर किसी की भूख होती है ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिले, ज़्यादा कुछ करने को मिले। कोई भी सीन है, आप अगर खाली खड़े हैं तो आपको अटपटा लगता है कि मैं कुछ तो
एज अपने कैरेक्टर के हिसाब से कुछ तो करूँ, खाली खड़ा होके कोने में क्या कर रहा हूँ, है ना। तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है कि आप कैसे अपनी जगह बनाओ। राइट। अगर आप कुछ कर रहे हैं और वो रजिस्टर नहीं किया किसी ने, तो आप अच्छा करो बुरा करो नहीं करो, फिर वो एक समान हो जाता है। तो वो जो है रजिस्टर हो जाता है। तो जो इस तरह के कलाकार होते हैं या इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जो कैमियो हैं, जिनका बस एक छौंका जैसा काम होता है, तो उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो उन्होंने किया है वो रजिस्टर हो। और उसमें अगेन डायरेक्शन का बहुत बड़ा हाथ है। आप अगर मैंने कुछ रिएक्शन दिया, आप अगर वो रिएक्शन ही नहीं यूज़ करेंगे तो फिर यूज नहीं, तो पता ही नहीं, क्योंकि हम जब शूट करते हैं हम तो फ्रेम के अंदर बहुत कुछ करते हैं। वो तो एडिट होके आपकी बात हो रही है, आप दोनों का चेहरा दिखा दिया, मैं दिखाई ही नहीं, या मेरे को दिखा रहे हैं, आपका रिएक्शन क्या है नहीं दिखाया, तो वो चीज़ बड़ी कम पड़ जाती है। इनफैक्ट यही हम पूछना भी चाहते हैं कि आपने 8-9 साल टीवी में बहुत काम किया, लेकिन वहां पर क्या था ना कि आपको स्टीरियोटाइप कर दिया गया नौकरानी के रोल में, मेड के रोल में तो सुनीता राजवाड़ से करवा लो। मैं ये सोच रही थी, सॉरी काट रही हूँ आपको, कि और 2-4 रोल अगर मैं करती तो गिनीज बुक में मेरा नाम आ जाता। इतना आपने कर दिया था। फिर एक दिन पता नहीं क्या होता है कि आप टीवी से गायब हो जाती हैं। गुस्से में आप अपने सेंटा का कार्ड भी आप कैंसिल कर देती हो। बिल्कुल। कहाँ से वो फ्रस्ट्रेशन वो पीक पर आपका पहुंच गया था? क्या हुआ था ना, 2 चीज़ थी। एक तो ये, मैंने अपनी बहुत सारी सीनियर आर्टिस्ट को देखा था जो ऐसा बोलने लग गई थी कि कोई बात नहीं, महीने का इतना तो आ ही जाता है। तो मुझे लगा मुझे ये नहीं बनना है कि मैं अपने ये सोचूं कि काम के लिए मैं खड़ी भी हूं तो कोई बात नहीं, पैसा तो आ ही जाता है, क्योंकि आपको आदत हो जाती है और आपकी ज़रूरत हो जाती है, तो आप मन मार के कुछ फिर खड़े रहने का भी करते हो, काम खड़े रहने का। आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, चॉइस ही नहीं बचती है आपकी, जिम्मेदारियां सबकी होती हैं। तो मुझे लगा कि मैं अगर अपने आप को अभी नहीं संभालूंगी तो मैं भी इन्हीं की जैसी ना हो जाऊं। फिर मैंने जैसे कुछ समय में बीच में मैं बहुत कुछ अलग अलग करती रहती थी, काम नहीं होता था, तो मैंने कास्टिंग का भी काम किया था। अच्छा। हाँ, तो मैंने देखा था कि कैसे मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े से मेरा मतलब है जिन्होंने काफ़ी काम किया है लेकिन अब बुजुर्ग हो गए, वो लाइन में भीख मांगते थे काम के लिए, और किस तरह पीछे पड़े रहते हैं, फ़ोन करते हैं, फ़ोटो देते हैं। वो जो बेचारगी थी ना, मुझे लगा मुझे ये नहीं बनना है। मैंने कहा मुझे ये नहीं बनना है, चाहे मैं फिर कुछ और काम कर लूँ, मैं कहीं टीचिंग कर लूँगी, मैं रिसेप्शनिस्ट बन जाऊँगी, मैं डिज़ाइनिंग कर लूँगी। मैंने कहा मैं ये नहीं करूँगी कि अब मतलब कि आप अपने कपड़े भी ले आओ, आप बैठे हो सुबह से, आपको 7 बजे से बुला लेंगे, पता चला आपका रात में शॉट है या नहीं भी हो, पैक, हाँ, या नहीं भी हो, और कोई आपको ये आकर बताएगा भी नहीं, आपके लिए कमरा भी खराब है और आपको पैसे भी खराब मिलते हैं, आपको इज्जत तो खैर है ही नहीं ऑब्वियसली। पैकअप हो गया तो आप कैसे जाओगे मड आइलैंड से, किसी को कोई मतलब नहीं है कहाँ से जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मुझे लगा नहीं, ऐसे मुझे काम नहीं करना है। तो मैंने चंदन अरोरा की एक फिल्म करी थी, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, राम गोपाल वर्मा वाली। तो उसमें हमारा अच्छा 20-25 दिन का काम था। तो फिर मैंने उनको बोला था कि आप अगर नेक्स्ट फिल्म करते हैं, मेरे लिए रोल नहीं होगा तो मैं आपको असिस्ट करना चाहूँगी। अच्छा। तो मैंने उनको, मैं, मेरी पत्नी, वो और स्ट्राइकर तक और 1-2 ऐड तक असिस्ट किया है। 5-6 साल मैंने काम किया एज एन असिस्टेंट उनके साथ, क्योंकि वो पहला एक इंसान था, जब हम फिल्म करने गए तो खुद आके बोला मैं डायरेक्टर हूँ, मेरा नाम ये है, आपका नाम क्या है। मैंने कहा ये तो कोई तो हमें बोल रहा है कुछ यार, नहीं तो कुछ पता ही नहीं चलता। असिस्टेंट लोग तो फिर ऐसे बोलते हैं ना, चलो आ जाओ इधर आओ, क्या क्या है दोस्त इधर आओ, ऐसा टाइप की बात होती है। तो मुझे बहुत उनके लिए रिस्पेक्ट हुई थी, और मैंने कहा था अगर मेरे को फिर एक्टिंग नहीं करनी है तो बेटर आई असिस्ट समवन हु इज सो हम्बल एंड सो जेंटल, और अपना काम भी अच्छे से करते हैं। ये तो उस वजह से मैंने जो है फिर लगातार यही हो रहा था, सिर्फ मेड के रोल दे रहे थे, या फिर सीआईडी में आप आती थी, आहट में आती थी। हाँ, वो सीआईडी आहट तो फिर भी ठीक था, उसमें तो मेड नहीं बनी थी, लेकिन अदरवाइज लोग तारीफ करते थे काम की बहुत, मतलब कमाल तारीफ करेंगे काम की। किस किस सीरियल में आप थी? मैंने किया है शगुन करके एक बहुत पहले आता था, ये रिश्ता क्या कहलाता है किया है। 1-2 मैंने लोगों के लिए जो पायलट किए हैं उसमें भी मैं मेडी थी। फिर अचानक 37 साल बाद उसमें गवर्नेंस मतलब मेडी थी।
और 1-2 सीरियल जो मैंने मना किए पायलट करके, मैं उसमें भी मेड थी। टाइप कास्ट कर लिया गया हाँ। एक पर्टिकुलर रोल में। मतलब एक मैं प्रोडक्शन हाउस, और वो प्रोड्यूसर का नाम नहीं लूंगी, वो बहुत बड़ी है, तो मुझे जो है बुलाया गया कि आप इनकी फला फला कैरेक्टर की माँ है। मैंने कहा ठीक है। वहाँ गई तो जब मैं ऑडिशन देने लगी तो मैंने माँ के तौर पे दिया, तो बोले नहीं नहीं एक्चुअली इन्होंने पाला है लेकिन माँ कोई और है, तो ये इतना ओपनली नहीं बोलेंगी, थोड़ा ऐसे सर झुका के ऐसे करके बोलना। तो मैंने कहा फिर ये तो मेड हो गई। तो वो बातें घुमा के आपको बातें फिर वही घुमा के करवा बुला के, दिया। तो मैंने कहा नहीं। और उसके बाद कहीं शूट हो रहा है आउट ऑफ बॉम्बे, पैसे भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब कैरेक्टर सही नहीं होता है, छोटा होता है ना, तो वो पैसे होते ही नहीं है उसके। कितना पैसा मिलता था आपको जब ये मेड सर्वेंट वाली चीज होती? मैंने 2000 पर डे पे काम किया है। 2000 पर डे। तो ये 2000 मतलब टीवी में ऐसा चलता है 45 दिन बाद या 60 दिन बाद, तो आप लोग उसी समय 90 दिन बाद। ये 60 से 90 बाद में 90 दिन बाद हो ये गया। 2000 भी 90 दिन के बाद मिलता था? फिर सरवाइव कैसे करते थे आप? यही तो प्रॉब्लम होती थी आर्टिस्टों को। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि वो आदत आपको लग जाती है। और उस समय तो फिर भी सीरियल चलते थे, अब तो सीरियल का भी ये पता ही नहीं चलता है कौन सा सीरियल कब बंद हो जाए। मुझे सबसे अच्छा पैसा शायद कितना 9000 मिला था पर डे, ऑलमोस्ट टूवर्ड्स व्हेन आई लेफ्ट टीवी। ये 10-12 साल तक काम करने के बाद यहाँ पहुँची थी मैं। 1000 से 1500, फिर 2000, फिर 5000, 6.5 ऐसे। उसमें TDS भी कटता है। और फिर 90 दिन के बाद, फिर 90 दिन के बाद मिलता है। पहले 45 दिन बाद मिलता था, धीरे धीरे वो 60 हुआ था, अब फाइनली वो 90 डेज हो गया था। और वो भी ऐसा नहीं कि आपने 90 डेज के बाद आपको आ रहा है पैसा, फिर आपको पूछना पड़ता था 90 दिन हो गए अब कब मिलेगा। तो मैम ये शुरुआत की हम बात कर रहे हैं, आपने शुरुआत किया था मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ मूवी से। उससे पहले आपने CID भी शायद किया था सीरियल। मैंने CID, आहट, कब तक पुकारूं, ये सब बहुत किया है मैंने। बट मूवीज में आपने डेब्यू की मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ 41। तो मैं माधुरी दीक्षित राम गोपाल वर्मा जी के साथ जी, ये ब्रेक कैसे मिला आपको? क्योंकि उस वक्त, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट उस वक्त का रोल मिलना बहुत मुश्किल था, दैट टू विथ राम गोपाल वर्मा। अरे नहीं, वो क्या हुआ था कि जब हम लोग शुरू में आए थे तो हम लोगों को अपनी हार्ड कॉपीज फोटोग्राफ की सब जगह देनी होती थी। पीछे उसमें लिखना होता था अपना नंबर, क्या करा है, ये सारे डिटेल्स। तो मैंने हर जगह शुरू में आए थे तो मैंने उनके ऑफिस में भी कहीं दिया हुआ था। और पता नहीं कैसे ये वो लोग जब कास्टिंग कर रहे होंगे, उनको 4 दोस्तों की जरूरत थी, जो अंतरा की 4 दोस्त थी, अंतरा माली की। हाँ, तो मेरे ख्याल से वो चंदन अरोड़ा ने सेलेक्ट करा था कि अच्छा दिखा दो फोटो, अच्छा ठीक है, हाँ बुला लो। वो मेरे ख्याल से बाय लक मिला था, उसमें हमारा ऐसा कोई ऑडिशन नहीं हुआ था मेरा। अच्छा। मुझे रात 11:30 बजे फोन आया था और उन्होंने बोला था कि आप जो ऐसे हम पिक्चर करने कल मिलने आ जाइए। और हम लोग मिलने गए थे, और जैसा मैंने पहले भी बताया, चंदन एक अलग तरह का इंसान था, एंड ही वाज वेरी यंग, आई थिंक ही मस्ट बी 32-33 दैट। बहुत अच्छे एडिटर भी हैं, बहुत अच्छे एडिटर भी हैं वो। फिल्में वो एडिट किया। तो उन्होंने, हम 4 लड़कियां, हम खाली बाहर बैठ के ऐसे नीचे चाय वाय पी रही थी, और उन्होंने ऊपर उनका ऑफिस था, उन्होंने खाली ऐसे बोला अच्छा ये 4 लड़कियों को बुलाया ना, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया था कि इससे बात करता हूँ, वो करता हूँ, क्योंकि वो जो है ना इम्प्रोवाइज करके ये जो 4 दोस्तें थी, इनको उन्होंने इम्प्रोवाइज करके आगे कहानी में यूज किया था। तो उनका ये कहना था, बाद में जब मेरी उनसे बात हुई थी तब मैंने बोला, तो वो बोल रहे थे अभी इसमें मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या बोलूँ लड़कियों को, तो क्या ऑडिशन लेता, क्या करता। तो बस देखा, अच्छा हाँ, और चारों हम तब तक दोस्त बन गई थी, गप्पे मार रही थी आपस में, वेट कर रहे हैं, अच्छा सर बुलाएंगे, सर से मिलना है। मतलब बेसिकली स्क्रिप्ट में थी कि इसके 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, तो उन्होंने ऊपर से देखा 4 हैं, अपने गप्पे मार रही हैं, ठीक है चलो इन्हीं को बुला, फिर वो इम्प्रोवाइज होता गया। राइट। कभी सेट पे राम गोपाल वर्मा आए, कभी उनसे इंटरेक्शन आपका कुछ हुआ? नहीं, कभी नहीं। राम गोपाल वर्मा सर कभी नहीं आए थे। जब हमारी डांस रिहर्सल चल रही थी, क्योंकि हम लोग इसके बहुत सारे गाने जो है उसमें हम लोग का काफी दोस्तों का इन्वॉल्वमेंट है, हम लोग भी परफॉर्म करते हैं डांस। तो जब हमारे को डांस रिहर्सल के लिए बुलाया था, तब एक दिन वो आए थे देखने के लिए, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं। तो सुनीता जी, आप एक लोअर मिडिल क्लास से आती हैं, आपने कई जगह बहुत ही गर्व से ये कहा है कि आप एक ट्रक ड्राइवर की बेटी हैं। आपके पापा हाइडल कंपनी में ट्रक चलाया करते थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो घर में फाइनेंशियल दिक्कतें भी थीं।
लेकिन फिर भी एक अनपढ़ ट्रक ड्राइवर मेक श्योर करता है कि उसका बच्चा शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ सके, उस स्कूल में जहां पर उसके कंपनी के बॉस सीईओ भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे थे। सुनीता अपने पिताजी के उन संघर्ष को कैसे देखती है आज? सच बात बताऊं तो एक इकलौता स्कूल था निर्मला कॉन्वेंट जहां हम पढ़ने जाते थे, और तब मैं छोटी थी, तो मैं इस बात की गहराई को नहीं समझ पाती थी कि मेरे फादर एक ट्रक ड्राइवर हैं और हम इतने बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उस स्कूल में किसी के फादर बिजनेसमैन है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है। और जब इंट्रोडक्शन होता था, क्लास चेंज हो रही है, जैसे फर्स्ट से सेकंड में गए, सेकंड से थर्ड में, बहुत बार ऐसा होता था, टीचर्स बोलती थी अपना नाम बताओ, टेल अबाउट योर पेरेंट्स, टेल अबाउट योर फैमिली। तो कोई बोल रहा है माई फादर इज़ अ डॉक्टर, माई मदर डू दिस, माई मदर इज़ अ प्रोफेसर, माई फादर। तो जब मेरी बारी आती थी ना, मैं हर साल अपने पापा का प्रोफेशन चेंज कर देती थी। अच्छा। क्योंकि मुझे शर्म आती थी कि मैं, लोगों के ड्राइवर उन्हें छोड़ने आते थे, उनका खाना लेके आते थे लंच में, तो ऐसे स्कूल में मैं कैसे बोलूँ माय फादर इज अ ट्रक ड्राइवर। ये मुझे जो स्ट्रेंथ है और ये बात की जो खूबसूरती है, ये मुझे बहुत देर में समझ में आई कि मुझे तो इस बात पे प्राउड होना चाहिए। वो बचपन में नहीं समझ में आता था, तो हर साल मैं अपने फादर को कभी कह देती थी लॉयर है, कभी कहती थी बिजनेसमैन है, ऐसे बोल देती थी कभी। और मेरे फादर मतलब शायद जो घर छोड़ के आए थे और उन्होंने शहर में आके स्ट्रगल किया, काम किया, शायद इसीलिए किया कि आज हम यहाँ पर हैं। और ये ड्राइवर से भी पहले भी बहुत छोटा छोटा काम किया। हाँ, स्टोर में जो स्टोर कीपर टाइप होते हैं वो सब उन्होंने किया, और वो स्टोर में थे। एंड जो उनके कोई एसडीओ या जो भी होंगे जूनियर इंजीनियर, उन्होंने उनको वो बहुत अच्छे लगे, क्यों लगे पता नहीं, तो उन्होंने उनको बोला तू मेरी जीप चला। एंड माई फादर टर्न्ड आउट टू बी अ ब्रिलियंट ड्राइवर। तो उन्होंने फिर पापा को बोला तू ये छोड़, अब तू ये कर। और मेरे पापा ने क्या किया ना, जो भी उनकी जमा पूंजी थी उन्होंने वो हमारी परवरिश में लगाई। सबसे ज्यादा क्लोज आप किसके थे, पापा के या मम्मी के? मेरे ख्याल से मैं दोनों के बराबर ही थी, क्योंकि मेरे फादर भी बहुत लविंग है, मम्मी मेरी बहुत अलग थी। पता है, मेरी मम्मी का ऐसा लाड़ वाला कोई चक्कर नहीं था, ओ मेरा बेटा तेरे तेल लगा दूं, और मेरा बच्चा खाना खा ले। खाना बना दिया है, भूख लगी है खाओ, नहीं खाना है प्रैक्टिकल मॉम। तेल मेरे को नहीं याद आता मेरी मम्मी ने कभी मेरे बड़ा प्यार से ऐसे कुछ लगाया होगा। और तो उनका वैसा वाला था। पापा का ऐसा था, पापा कितने बजे भी काम से आएंगे तो घर आते ही बच्चे कहाँ हैं। सुबह हम सो के उठेंगे तो आओ मेरी पीठ पर चढ़ो, ये करो, ये सारी चीजें ना। और जैसे अभी बचपन में तो कुछ भी सामान लेके आएंगे तो मम्मी होती थी रख दो इसे, मेहमान आएंगे चाहिए होता है, ये होगा। पापा अरे बच्चों के लिए लाए हैं, खाओ, ये मस्त रहो। पर यह है कि मम्मी का भी बहुत सपोर्ट रहा है हर चीज में। जब मेरे को एनएसडी आना था तो ना तो मेरी माँ को पता था एनएसडी क्या है, ना मुझे, ना मेरे पापा, किसी को, हमको कुछ पता नहीं था। तो बस ये था कि हाँ नाटक होता है, ये है, ये कुछ करना है, ठीक है, कुछ करना है, सही है। नहीं हुआ पहली बार में तो हमारे यहाँ ऐसे ना वो रखते हैं कि 11 रुपए रख दो, मन्नत मांगते हैं मंदिर में। तो मेरी मम्मी ने 11 रुपए रख के मन्नत मांगी थी, भगवान मेरी बेटी का नेक्स्ट टाइम तो हो ही जाए पूरा। तो ये था कि किसी चीज में पापा के बहुत करीब थे और कुछ चीजों में मम्मी के बहुत करीब थे। तो मैडम यहाँ पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल एक सवाल है आपके लिए, आप चाहो तो उसको स्किप भी कर देना। हाँ। मैंने आपका बहुत सारा इंटरव्यू देखा है और ये मेरा एनालिसिस कहता है कि छोटे शहर की उस सुनीता के मन में कहीं ये बात थी कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने के लिए एक सर्टेन वे में दिखना बहुत ज़रूरी होता है, एक लुक में आना बहुत ज़रूरी होता है, एक पर्टिकुलर स्किन कलर का होना बहुत ज़रूरी होता है, और शायद मैं वहाँ पे फिट नहीं होंगी, तो इसीलिए वो आना मुंबई आपका लेट से हुआ। नहीं, ये मुझे मतलब मेरे को मुंबई ही मेरे ज़हन में नहीं था, ज्योग्राफी में मुंबई था ही नहीं वो वाली चीज। क्योंकि शायद कहते हैं ना कि कुएं का जो मेंढक है ना, उसने देखा ही नहीं है बाहर क्या है, तो वो कैसे सोचे। ये तो बॉम्बे आके मुझे ऐसा लगा। अच्छा, ये फील हुआ आपको ऐसा? बॉम्बे आके ये, क्योंकि मैं जो है अपने घर में सबसे गंदी दिखने वाली हूँ, सबसे काली, सबसे बेकार, ना मुझे बात करने का तमीज। नहीं मतलब फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि नहीं, अब मैं बता रही हूँ क्यों। क्योंकि मेरी जो बहन है वो बड़ी खूबसूरत, मेरा भाई भी खूबसूरत, मेरे पापा बहुत अच्छे, सब अच्छे दिखते थे। और वो ना
मैं बड़ी बदतमीज टाइप की थी बचपन में, जवाब देती थी और जैसे कुछ बात कर रहे थे ऐसे वाले बच्चे नहीं होते जो टिपिकल गंदे बच्चे, वो थी मैं। पढ़ाई में सो थी, तो मुझे ऐसा नहीं था कि कोई मेरी तारीफें करता था या कुछ, जैसे पड़ोसी हैं या आंटी लोग हैं, बर्थडे में कोई आया या ऐसे कोई गैदरिंग में आया तो सब मेरी दीदी की तारीफ करते थे। और मेरी दीदी सच में रशियन डॉल जैसी, वो एकदम गोरी चिट्टी, मरून उसके होंठ, सुनहरे बाल, पढ़ाई में अच्छी, तमीज वाली, घर के सारे काम में अच्छी। तो वो मेरे को मालूम था कि मैं बहुत नॉर्मल लुकिंग हूँ और गंदी ही दिखती हूँ। तब तो शायद और ही ज्यादा गंदी दिखती थी मैं। मैम इतनी ऑनेस्टी की वजह से कभी कोई दिक्कत में आप फंसी हो? हाँ, इतने ऑनेस्ट हो जाते हो? बोलते तो है मुझे कि बहुत बार कभी बातें सुनाएगी आप मेरे इतने हस्बैंड ऑनेस्ट ऐसा हो। बहुत बोलते हैं मुझे कि इतना भी ज्यादा सच नहीं बोलना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है वो एक बारी की बात हो गई, रिलीज हो गए, अब निकल गया उसके बाद सिस्टम कुछ करना ही नहीं है। और वैसे भी हर कोई तो हमसे खुश हो ही नहीं सकता ना कभी। तो आपके अंदर बहुत सारे किरदार हैं, अभी इस बातचीत के दौरान वो हम लोगों ने देखा। बिट्टू की मम्मी और क्या है, पिंटू की मम्मी, पिंटू की मम्मी, ये सब मम्मी के रोल को अगर हटा दिया जाए तो सुनीता राजभर अभी और क्या करना चाहती है, किस तरह के रोल वो भी करना चाहती है? गैंगस्टर आप बनी थी 1:40 के लास्ट लोकल गैंगस्टर बनी थी, हाँ, और बहुत ही वैकी कैरेक्टर था। मैं चाहती हूँ मुझे दोबारा वैसा कोई कैरेक्टर मिल जाए। आपको लगता है वो फिल्म अगर आज रिलीज हुई होती तो कमाल हो जाता, तब तो बहुत मजा आ जाता सच में। और एक मैंने अभी फिल्म करी है, तो वो कोलैबोरेशन है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है वो, तो उसमें भी बहुत संजीदा सा कैरेक्टर है, वो करने में मजा आया है। पता नहीं वो कब रिलीज होगा, कब क्या होगा, लेकिन मैं थोड़ा ना, हाँ, संजीदा से कैरेक्टर करना चाहती हूँ। थोड़ा ये जो कॉमिक वाला जो है इससे हट के थोड़ा आप सीरियस, इंटेंस। मेरे को ना नेगेटिव भी करने में बहुत, मुझे लग रहा था मैम कहीं ना कहीं तो जाने वाली नेगेटिव। मेरे को लगता है अंदर से थोड़ी सी कमीनी भी हूँ मैं। तो आप गजब बोलती है लेकिन हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है ना, बड़ी चालू भी हूँ मैं वैसे। बस अपने आप को पर्दे पर देखा। नहीं, अरे मालूम है मुझे, मैं बहुत चालू भी हूँ, तो मतलब बड़ी स्मार्ट भी हूँ मैं मतलब काम क्या कहते हैं ना, बिना किसी को बुरा लगे मैं काम कर लेती हूँ। लेकिन आप ऑडिशन, आपने बहुत सारा ऑडिशन दिया होगा। अरे आज भी लोग ऑडिशन मांगते हैं, आज भी ऑडिशन मांगते हैं, आज भी मांगते हैं। कभी कोई ऑडिशन का सबसे फनी किस्सा आपको अगर याद आता हो, कि जब आपको लगा होगा, किसी को देख के लगा रहे यार ये क्या है, ये ऐसा क्या कर रही हो, कुछ ऐसा? किसी और का कि अपना? किसी और का भी बता दो, अपना भी बता दो, जो भी याद आ रहा है, क्योंकि होते हैं ना बहुत ही अलग अलग तरह के किस्म के लोग आते हैं। अरे किसी और का क्या बताऊं, मैं अपना ही बताती हूँ। हाँ बताओ। मैं ना बहुत सारे ऐसे रोल कर रही थी जो बिहारी थे, कानपुरिया थे, तो उसमें ना मेरी हिंदी एकदम खराब हो गई थी। तो एक कोई तो फिल्म आ रही थी, उसके लिए उन्होंने मुझे बोला आ जाइए, मैंने कहा ठीक है। और मैं ऐसे बात कर रही हूँ एकदम नॉर्मल, ठीक है मैम आप रेडी हैं? हाँ रेडी है। पूरी लाइन पढ़ ली? हाँ पढ़ लिया। ये कैरेक्टर है? हाँ मैं समझ गई हूँ। और जैसे ही मैं ऑडिशन दूं तो मैं कनपुरिया और बिहारी में बात करने लगूं। कहा है कि बेटा, वो बोले नहीं मैम हिंदी में। मैंने हाँ। तो वो मेरे अंदर इतना बस गया था ना कि मैं जो है, मुझे याद था, भगवान की दया से मुझे बहुत जल्दी याद हो, एक बार पढ़ के याद हो जाता है मुझे। वो मुझे लाइंस याद थी, लेकिन जैसे ही मैं कर रही थी, वो पता नहीं क्या एक दिमाग में बैठा था, कैमरा जैसी एक्शन वो बोलते थे, मैं बिहारी में शुरू हो जाती थी। मेरा हुआ ही नहीं था उसमें। और मैं रास्ते में जब वापस आ रही थी, मैं सोच रही थी यार ये क्यों करा मैंने, ऐसा क्यों बोल रही थी मैं, वैसा क्यों बोल रही थी मैं। तो ये बहुत तगड़ा इम्पैक्ट रहा। इनफैक्ट अभी भी कभी कभी ना मैं बोलने की बजाय हम बोलने लगती हूँ। इस बात का कभी डर भी होता है? मतलब मेरे दिमाग में ये आ रहा है बात की, जैसे गुल्लक था, गुल्लक में बिट्टू की मम्मी इतनी पॉपुलर हो गई, फिर आप पंचायत करने जाती हो, सेम प्रोडक्शन, सिमिलर मतलब रूरल सेटिंग, तो कहीं वो बिट्टू की मम्मी निकल के ना आ जाए, या लोग उसमें बिट्टू दोनों बहन ही लगती है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये हमने कॉन्शियसली थोड़ा ध्यान रखा था। तो दीपक सर को मैं बार बार यही बोल रही थी कि सर प्लीज मुझे बता देना कि ऐसा ना हो मैं मतलब बिट्टू की मम्मी जैसा ही लगे। पिंटू से बिट्टू ज्यादा दूर भी नहीं लग रहा क्योंकि एक तो गेटअप भी बहुत सिमिलर है, ऐसा बहुत अंतर नहीं है। तो और आप अगर मैं हूं तो मेरे अंदर जो कॉमेडी के एलिमेंट्स हैं वो तो वही रहेंगे। तो वो बिट्टू की मम्मी और पिंटू की मम्मी में अगर थोड़ा सा ज्यादा कर दो ना, तो वो बिट्टू की मम्मी ही लगने लगेगा। थोड़ा सा वो उसमें तेज औरत है और थोड़ा सा उसके पास दिमाग है,
क्रांति देवी के पास, जो बिट्टू की मम्मी के पास नहीं है। सरल है वो ये एक जो है वो एक्ट करते समय फिर ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन अगर आसपास दोनों की शूट हो तो वो एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है। फिर वही काफी हाँ। बेहतरीन तरीके से लिखा भी गया और आपने लिखा शो भी इस गया। तरह से दिखाया भी कि दोनों कैरेक्टर लोगों को डिफरेंटली याद रहे, अच्छा लगा। और दूसरा क्या है कि मेरा भी कैरेक्टर लाउड ही है। मैं अपनी रियल लाइफ में ऐसे बड़ी ऐसे सभ्य वाली टाइप की नहीं हूँ ना कि जी ऐसा वाला नहीं है। वहाँ सुर जाता है मेरा, क्योंकि पहाड़ी हूँ ना। राइट। तो जैसे बहुत बार जैसे अब मैंने जब रेलवे मैन करी थी ना, तो उसमें मेरा थोड़ा अलग कैरेक्टर था। तो मैं पता है रोज उठ के ना अंग्रेजी फिल्म वाले कैसे बोलते हैं ना, अंग्रेजी फिल्म वाले हैं यहाँ से बोलते हैं आप जो भी आप बात करना चाहते हैं। तो जब मैं बचपन में हल्द्वानी में रहती थी और कॉन्वेंट में पढ़ने जाती थी, फादर ड्राइवर थे मेरे, लेकिन मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ। खराश के साथ तो ऐसे के साथ बात करते हैं ना, तो मैं ना रोज सुबह उठ के मैं कहती थी अपना मैं डायलॉग ऐसे बोलूंगी। वहां गई ना तो यही निकला। क्योंकि उसके लिए बहुत एफर्ट चाहिए। जैसे मैं अभी, ये भी मेरा सुर नहीं है, मैं इस सुर में बात कर रही हूँ। पहाड़ी लोगों का थोड़ा सा सुर ऊंचा होता है, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं जो है ये वाले सुर में बात करूं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो ऐसे सभ्य सी लड़कियां होती है ना, तमीज से मुस्कुराना, बात करना, मेरे से वो नहीं हो पाता। वो मेरा कैरेक्टर ही थोड़ा लाउड है, वो लाउड ही है। वो कितना भी संभाल लूं वो वैसा ही चला जाता है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वक्त निकाला और इस पॉडकास्ट में बहुत मजा आया। कैसा लगा आपको बातचीत करके? मुझे तो बहुत मजा आता है, मेरे को तो बातचीत करने में बहुत मजा आता है। वो दिख रहा था मैम, बहुत मजा में भी आता। एयरपोर्ट पे मैं लोगों के संग ऐसे ही गप्पे मारती रहती हूँ। आप ऐसे ही बोलते रहो, आप ऐसा ही कैरेक्टर करते रहो। ऑल द बेस्ट मैम, आपको बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सो आपको मच। मैम। तो दोस्तों, मैं सुनीता रजवार, और आपको अगर आज का ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो डिजिटल कमेंट्री को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे पॉडकास्ट को भी शेयर करना। थैंक यू।